हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव। पहले इस चैनल का नाम मैंने एजुकेशन विद एसएस रखा था, जिसे अब मैंने चेंज करके एजुकेशन विद संगीता श्रीवास्तव किया है। आज विषय को थोड़ा सा बदलते हुए बीएड सेकेंड ईयर के जो कोर्स है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, आज उस पर डिस्कशन शुरू कर रही हूँ। जेंडर इश्यूज की कंसेप्ट जो इसकी फर्स्ट यूनिट है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा इस बारे में अगर हम सब सोचें कि जब इस धरती पर इंसान आया होगा, एक इंसान ने जन्म लिया होगा, या आदमी औरत दोनों का यहाँ पर प्रवेश हुआ होगा, तब दोनों के मस्तिष्क में कभी ऐसी बात नहीं आई होगी कि एक दिन एक पक्ष दूसरे से स्वतंत्रता, इक्वालिटी की बात करेगा, आजादी की बात करेगा। ऐसा क्यों हुआ और किस प्रकार से हम इन चीजों से ऊपर आ सकते हैं, इन चीजों को छोड़कर हम एक इंसान के मानव के रूप में आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़े। तो आज का जो कंटेंट है वो दो भागों में बांट दिया है: जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, पैट्रियार्की, मैस्कुलिनिटी, इक्विटी और इक्वालिटी। जेंडर, इक्विटी, इक्वालिटी और जेंडर बायस एंड स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, तो इन सबको हम पार्ट वन में समझेंगे। एंड फेमिनिज्म, क्रॉस कल्चर पर्सपेक्टिव में वेव्स जो फेमिनिज्म की आई उन्हें, और टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, ये कैसे विकास हुआ, इन सब चीजों को आप जानेंगे। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे कि बेसिक कंसेप्ट क्या है, सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी का मायने क्या है। देखिए, अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री, इवोल्यूशन की ह्यूमन हिस्ट्री को देखें, तो कोई एक पॉइंट, एक बिंदु का को निकालना और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है जहां से ये डिफरेंशिएशन शुरू हुआ था। ये अचानक उभरने वाली चीज नहीं थी, वो धीरे 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 इवॉल्व हुआ है। और ये हर कोने पे, दुनिया के हर कोने पर ये डिस्क्रिमिनेशन डेवलप हुआ। बहुत सारे पॉइंट आप देखेंगे कि अलग अलग कल्चर में डिफरेंस का भी पॉइंट अलग अलग है। ऐसा नहीं कि एक ही आधार पर डिफरेंशिएट किया गया, बल्कि पृथक पृथक संस्कृति में भेद करने का, भेदभाव करने के जो बिंदु थे वो भी अलग अलग पाए गए। वास्तविकता में अगर हम इवोल्यूशन को पर नजर डालें तो हम देखते हैं कि शुरू में तो लाइफ को बेटर करने के लिए स्ट्रगल दोनों ने किया, मेल एंड फीमेल। और उसके बाद में जब लाइफ में और ज्यादा टास्क आते गए, लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, तो ये कुछ टास्क जो थे, जो चाइल्ड रेयरिंग, चाइल्ड बर्थ की कैपेसिटी महिलाओं को होती है, तो चाइल्ड रेयरिंग की वजह से उनको घर में सीमित कर दिया गया। और ऑटोमेटिकली कुछ अचानक से कुछ काम उसके साथ में जुड़ गए और कुछ मेल मेंबर्स के साथ में जोड़ दिए गए। और इस चीज को महिलाओं ने भी, इस डिस्ट्रीब्यूशन को महिलाओं ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, इस नाते, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था ये उनके और उनके बच्चों के संतति के पालन के लिए और उनकी दोनों के लिए बहुत ही जरूरी था, एक अच्छा इम्पैक्ट देता था। तो उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन इन चीजों के साथ ही वो कुछ फिक्स होने लगे स्टीरियोटाइप्स, यानी धारणाएं बनने लगी, महिलाएं तो ऐसा ही करती हैं। कुछ पाबंदियां उन पर लग गई। घर में संतति पालन के लिए महिलाएं रुकी, तो संतति पालन ही कर सकती हैं, वो बाहर के काम नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी पाबंदियां उभरने लगी और धीरे धीरे जड़ पकड़ती चली गई। ये बोथ सेक्स में हुआ, दोनों सेक्स के साथ में कुछ पाबंदियां, कुछ टैबूज लगा दिए गए, रूढ़िवादिता आने लगी। तो सबसे पहले समझते हैं कंसेप्ट ऑफ सेक्स। सेक्स बेसिकली ये बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है किसी भी पर्सन की। अर्थ पे जो लाइफ का ओरिजिन है वो मेल और फीमेल के माध्यम से, रिप्रोडक्शन के माध्यम से आगे बढ़ता है। रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा ट्रेट है, बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है लिविंग बींग्स का। लिविंग होने का उनका एक पहचान है, आइडेंटिटी है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स को डेवलप कर सकते हैं। तो नेचुरल है कि फीमेल और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स डिफरेंट होंगे और उसी के आधार पर उनका सेक्स निर्धारित कर दिया जाएगा। बॉडी स्ट्रक्चर भी उनका इसी आधार पर थोड़ा डिफरेंट होगा। बट इस आधार पर उनको समाज में क्या करना है, कहाँ रहना है, किस प्रकार से उठना बैठना है, इन चीजों का उसके सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। ये नेचुरल का गिफ्ट है, नेचर द्वारा दिया गया है। और इसे किसी भी प्रकार की, किसी टैबू से, किसी रूढ़िवादी धारणा से जोड़ देना, ये सेक्स की धारणा के अंतर्गत बिल्कुल नहीं आता है। बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। और इस बात को माइथोलॉजी में अगर हम देखें तो इंडियन माइथोलॉजी में लॉर्ड शिवा ने प्रेजेंट किया था अर्धनारीश्वर रूप लेकर, कि बिना स्त्री के पुरुष अधूरा है और बिना पुरुष के स्त्री अधूरी है।
तो बिना इन दोनों के सृष्टि अधूरी है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये एक ऊपर एक सुपीरियर और एक इंफीरियर, ये कैसे हो सकता है? दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ऐसा हुआ। आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ जेंडर। अब जेंडर क्या था? जेंडर को हम लोग सोशो कल्चरल आइडेंटिटी यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के रूप में जानते हैं। किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है तो महिलाओं की जो लाइबिलिटी होती है वो उनका पालन करना है, जन्म है, तो कुछ काम बढ़ जाते हैं। अब धीरे धीरे मनी डेवलप हुआ, संपत्तियां बनने लगी, महिलाएं घर में रहने लगी, तो धन का अर्जन कौन कर रहा था? पुरुष कर रहा था। धन अर्जन करने से उसके पास सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम आती जा रही थी, संपत्ति। महिलाओं को इससे कोई लेना देना नहीं था कि संपत्ति उनके नाम भी होनी चाहिए। इस तरीके से महिलाएं धीरे 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 करके डेलिबरेटली या ऑटोमेटिकली वो इन कामों से बेदखल कर दी गई, जिसमें कि धन का अर्जन होता है, धन का सृजन होता है, उनसे वो बेदखल हो गई और वो घर की चार दीवारी में बट गई। तो ये बाइफरकेशन जो टास्क का था वो महिलाओं ने भी स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार किया। फीमेल जेंडर जो है वो पहचाना जाता है किससे? कि थोड़ा कोमल, डरपोक, शर्मीला, कमजोर, नाजुक। वही इसका बिल्कुल विरोधी जो है, यानी कि जो साहसी है, जो स्ट्रांग है, मजबूत है, शर्मिला नहीं है, ज्यादा भावात्मक नहीं होता है, तो वो सब मेल के साथ में ये सारे स्टीरियोटाइप जोड़ दिए गए कि ये स्ट्रांग पर्सनालिटी है जो मेल है, और इसी आधार पर समाज में फिर जो ज्यादा स्ट्रांग मान लिया उसको सभी लाइक करने लगे और उसी की कामना करने लगे। यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति और बदतर होती चली गई। तो महिलाओं की स्थिति जो है वो जेंडर यानी कि सोशो कल्चरल आइडेंटिटी के फॉर्म में आगे बुरी होती चली गई। एक और टर्म है, अगर हम इसको सेक्स और जेंडर को दोनों को कंपेयर करें, सो सेक्स इज टू नेचर एंड जेंडर इज टू कल्चर। दूसरी बात, लैंग्वेज के फॉर्म में देखें तो जेंडर संज्ञा है, मतलब सामाजिक भूमिका को दर्शाता है। अगर हम लैंग्वेज में भी देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन को प्रेजेंट करता है जेंडर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जेंडर रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल, बिहेवियर, एक्टिविटीज एंड एट्रीब्यूट। और किसने दी है ये? गिवन बाय द सोसाइटी, जिसमें कि वो मेल और फीमेल, मैन और वुमेन काम करते हैं। तो समाज द्वारा निर्मित भूमिकाएं हैं। रूसो ने तो शुरू से, आप जानते ही हैं, आपने नेचुरलिज्म पढ़ा है, तो नारी को बिल्कुल पुरुष के अधीन होने वाला और पुरुष के लिए ही कार्य करने वाला, इसके अतिरिक्त तो उसे और कोई कार्य के लिए उन्होंने काबिल नहीं माना है। तो रूसो का जो कंसेप्ट है वो भी नारी को, महिलाओं को बहुत ज्यादा दबाता है। इसके अलावा भारत में उमा चक्रवर्ती, उन्होंने कहा कि वुमेन का जो एनवायरमेंट है वो डिसाइड करता है उसकी स्लेवरी को, वो जो गुलामी करती है उसका समाज के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है। और एक देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने कहा द टर्म जेंडर रेफर्स टू कल्चरली बेस्ड एक्सपेक्टेशन, संस्कृति आधारित अपेक्षाएं होती हैं, ये जेंडर है। यानी सेक्स और जेंडर के कंसेप्ट को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि संस्कृति की जो अपेक्षाएं हैं किसी एक सेक्स से, वो जेंडर को रेफर करती हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ रोल, बिहेवियर ऑफ मेल एंड फीमेल। और द टर्म डिस्टिंग्विशेस द सोशली कंस्ट्रक्टेड फॉर्म फ्रॉम द बायोलॉजिकली डिटरमाइंड aspect of male and female। तो socially constructed form क्या है? Gender। and biologically determined aspect क्या है? Sex, male and female। देखिए, लर्निंग के जो थ्योरीज हैं, जेंडर की पहचान कैसे बच्चा करता है, उसके लिए भी जो थ्योरीज है वो सोशियोलॉजी से आती है। सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो थ्योरीज हैं, जैसे लर्ना बच्चा है जो अपनी लर्निंग करता है, वही यहाँ पर भी लागू होती है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी कि सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बैंड्यूरा के द्वारा दी गई। इसमें बच्चा देख कर सीखता है, जो कुछ भी वो लर्न करता है वो देखता है, वॉचिंग अदर्स, एंड वो उसमें कुछ वो सीखता जाता है, समाज द्वारा स्वीकृत को ग्रहण कर लेता है, और जो अस्वीकृत है उसे भी उसे पता चलता जाता है। जैसे जैसे वो देखता है उसे पता चलता है कि ये स्वीकृत चीज है मेरे लिए और ये अस्वीकृत है, तो मैं उसे त्याग दूं और इस वाले को ग्रहण कर लूं। तो बाय वॉचिंग ओनली, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। यहाँ पर बच्चा जो है वो बड़ों को अपना प्रतिमान मान लेता है, मॉडल। जैसे एक बच्ची है तो वो अपना प्रतिमान किसे मानती है? अपनी माँ को। बालक है, लड़का है, तो अपने पिता को पहचान बना लेता है और उससे रिजेम्बलेंस करता है, उससे रिजेम्बल करते हुए अपनी जेंडर को पहचानता है और अपने जेंडर के बारे में कॉन्सेप्ट को
डेवलप करता है। फिर है कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी कि सांस्कृतिक हस्तांतरण सिद्धांत। संस्कृति द्वारा चारों तरफ जितनी भी जो कुछ भी हमारे रिचुअल्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, फेस्टिवल्स, ये सब चीजें हैं। बच्चों के खेल खिलौने भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब लाइकिंग, डिसलाइकिंग, वो चीजें भी कल्चरली ट्रांसमिट हो जाती हैं बच्चों में, और ये भी इसी प्रकार से संस्कृति के माध्यम से बच्चा सीखता है। यहाँ पर संस्कृति उसको इम्पोर्टेंस और लो इम्पोर्टेंस को भी सिखा डालती है। और सेल्फ सोशलाइजेशन थ्योरी, जिसमें कि बच्चा प्रसन्नता पूर्वक अपने जेंडर के पहचान को ग्रहण कर लेता है, सेल्फ सामाजिकरण उसका हो जाता है। जैसे कि अगर एक बच्ची है, वो देखती है कि घर में एक मेल चाइल्ड का जन्म हुआ है तो वो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और फीमेल का होता है तो वो कम खुशी हो रही है। यहाँ पर उसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि मेल जो चाइल्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फीमेल, यहीं पर उसके पोषण में अंतर किया जाता है, वो भी देखकर वो समझती जाती है। मगर धीरे धीरे वो इन चीजों को देखते हैं, उसकी माँ भी कम खा रही है, तो वो प्रसन्नता पूर्वक इस जेंडर की पहचान को स्वीकार करने लगती है। एक और टर्म इसमें आता है सेक्सुअलिटी, लैंगिकता। देखिए, लैंगिकता एक तरीके से एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस देमसेल्फ सेक्सुअली। जिस प्रकार से पर्सन, व्यक्ति अपने अनुभव करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं लैंगिक आधार पर या लैंगिक क्षेत्र में, उस पहचान को हम उसकी सेक्सुअलिटी कहते हैं। इसमें सारी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे उसकी बायोलॉजिकल फीलिंग्स, एरोटिक फीलिंग्स, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल फीलिंग्स, उसका बिहेवियर। अब देखिए, स्पिरिचुअल फीलिंग, सोशल, इमोशनल फीलिंग, बीइंग सेक्स के आधार पर अगर हम कहें कि अगर एक फीमेल सेक्स है, तो हो सकता है कि उसके अंदर बायोलॉजिकली तो वो फीमेल है, लेकिन उसके अंदर इमोशनल फीलिंग जो है वो किसी और तरीके की हो, बिहेवियर किसी और तरीके का हो, तो उसकी सेक्सुअलिटी उससे अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। सेक्सुअलिटी डिस्क्राइब्स सेक्सुअल आइडेंटिटी, अट्रैक्शन एंड एक्सपीरियंस which may or may not align with the sex and gender, which may or may not, हो सकता है कि उसको सेक्स जो मिला है उससे अलग उसकी सेक्सुअलिटी हो, या जिस जेंडर को वो बिलोंग करता है, जो हम सोशली हम देखते हैं कि वो इस जेंडर का है, तो उसकी सेक्सुअलिटी उससे डिफरेंट हो। तो ये जरूरी नहीं है कि हर समय उससे अलाइन होकर, यानी उसी के लाइन से साथ साथ चले, ये डिफरेंट भी हो सकती है। सेक्स एंड जेंडर डू नॉट ऑलवेज अलाइन, ये दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। इसमें अगर हम सेक्सुअलिटी की बात करें, this includes but not is limited to homosexual, hetero and homosexuality, gay, lesbian, bisexuality, queer, इसमें इंक्लूड होते हैं, बट यहीं तक सीमित बात नहीं है ये कि अगर सेक्सुअलिटी सेक्स से अलग हो गई तो वो होमोसेक्सुअल हो गया, या इस तरीके की बात कह दी जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पर फिर भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम उनको डिफरेंट वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट जेस स्टॉलर ने कहा, उनकी एक कृति है सेक्स एंड जेंडर, द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, those aspects of sexuality that are called gender are primarily culturally determined and then learned postnatal। तो पहले कल्चरली डिटरमाइन हो जाती है हमारी जेंडर की पहचान, और फिर बाद में व्यक्ति, बाद में जो बच्चा है उसे जन्म के बाद सीखता है। इसके साथ में एक और टर्म आता है पेट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता। सत्ता, आप देख रहे हैं ना, सत्ता, पावर। देयर आर टू टर्म्स, पावर एंड कंट्रोल। ये मैन के हाथ में, मेल डोमिनेशन, प्राइवेट पब्लिक दोनों, सुप्रीमेसी ऑफ फादर इन क्लैन या फैमिली, और डिपेंडेंसी ऑफ वाइव्स एंड चिल्ड्रन ऑन फादर, लीगल डिपेंडेंसी भी उसी पर होती है, और जो फैमिली का नाम है वो फादर से ही चलता है। तो ऐसी सत्ता को क्या कहते हैं? पेट्रियार्की। इसके पहचान, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी, कंट्रोल किसका रहेगा इस पे? मैन का। चाइल्ड बर्थ, विमेन रिप्रोडक्शन कैपेसिटी, कंट्रोल ऑफ या लेबर फोर्स, फैमिली नेम, लीगल एस्पेक्ट्स, कास्ट सिस्टम, जिस कास्ट के फादर हैं उस कास्ट का नाम चलेगा, तो कास्ट सिस्टम। और थोड़ा सा परोपकारी जो पितृसत्तात्मकता है, मैंने बोले जो पेट्रियार्की, उसमें कुछ राइट्स वुमेन, जो एजेड वुमेन है, उनको कुछ राइट्स देकर फेवर कर दिया जाता है कि वुमेन को भी यहाँ पर बहुत ही सम्मान या डोमिनेंस दिया जाता है, जबकि वो वुमेन अपने ही फैमिली के जो न्यू
फीमेल हैं या फिर वो कम उम्र की फीमेल हैं, उनको मेल पैट्रियार्की के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार करती हैं। तो नेक्स्ट टर्म है मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, पुरुषत्व और स्त्रीत्व। इसमें समझने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है सोशल एक्सपेक्टेशन होती है, यानी कि ये भी बायोलॉजिकली ड्रिवन नहीं है, ये सोशल एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षाएं हैं। क्या रोल, बिहेवियर कैसा हो, एट्रीब्यूट्स उसके अंदर कैसे हो, किसी भी बालक में, पुरुष में या बालिका में और महिला में, जो कि सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे, तो उसी को हम पुरुषत्व और स्त्रीत्व के रूप में जानते हैं। तो सोशल कंस्ट्रक्टेड जो जेंडर रोल है मैन और वुमेन का, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअलिटी। और नेक्स्ट आती है इसी से टर्म, अब जब फेमिनिज्म में पैट्रियार्की की बात कर ली, पुरुष के लिए अलग और स्त्री के लिए अलग एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर, रोल सब तय कर दिया, तो लाजमी है कि ये उठेगा नारीवाद, फेमिनिज्म, कि अब अधिकारों के लिए लड़ाई। एक जो है वो दूसरे को दबाना, कमजोर करना शुरू कर देता है। जब तो एक इक्वल राइट की आवाज उठने लगती है, तो ये इक्वल राइट की आवाज का उभरना आना, दैट इज द थीम ऑफ दिस फेमिनिज्म। फेवर, ये क्या करता है, फेवर इक्वल राइट्स ऑफ बोथ सेक्स इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ, ना कि घर या बाहर, प्राइवेट और पब्लिक, सब जगह इक्वल राइट्स हो। सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट है एंड फाइट अगेंस्ट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को विरोध करता है, इसे खत्म करने, अबॉलिश करने की चेष्टा करता है। जेंडर बाइज और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? देखिए, जेंडर बाइजनेस, भेदभाव होना, जन्म से ही शुरू हो जाता है। बच्चा जन्म के समय में सेलिब्रेशन देखता है, भेदभाव उसको पता चल गया। इन्फेंट होता है तो फीडिंग स्टाइल है, उसकी लोरी है, लोरी भी सारी राजा बेटा करके बालकों के लिए बनाई गई है, बालिकाओं के लिए नहीं है। प्री चाइल्डहुड स्टेज में भी बच्चा, उनकी खेल खिलौने, कलर्स का सिलेक्शन, ये सब चीजें भी डिस्क्रिमिनेशन उसे सिखा देती हैं। चाइल्डहुड स्टेज जब बड़ा होता है तो और ही ज्यादा हो जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्रोथ सारी शामिल होती है, फूड का सिलेक्शन, लाइकिंग डिसलाइकिंग, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, तो यहाँ पर भी बच्चा सीखता है। इसके अलावा एडोलसेंट एज में तो अब उसके लिए रूल्स, नॉर्म्स, कोड ऑफ कंडक्ट, ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीजें बिल्कुल और उसे क्रिस्टल क्लियर कर देती है कि उसे कैसे जीना है। रिचुअल्स और ट्रेडिशंस भी इस पर एक और प्लस पॉइंट करते हैं, जैसे जो भी ट्रेडिशंस आते हैं कि रक्षाबंधन, भाई की पूजा, भाई दूज, करवा चौथ, तो ये सारी चीजें भी, डाउरी सिस्टम, डाउरी, कन्या भ्रूण हत्या, ये सारी चीजें इस इन सब जेंडर बाइजनेस को प्रेजेंट करती हैं। जो हमारे यहाँ ब्लेसिंग्स भी दी जाती हैं, पुत्रवती भव या सौभाग्यवती भव, वो भी जेंडर बाइजनेस को ही प्रेजेंट करती हैं। यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट मिशेल ओबामा की है, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज वुमेन कैन अकॉम्प्लिश। तो अगर बाइजनेस ना हो तो वुमेन क्या नहीं कर सकती। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप का मतलब है कोई रूढ़िवादी धारणा का बना लेना, किसी भी सेक्ट पर्सन के साथ में कोई रूढ़िवादी धारणा को चिपका देना, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप, बच्चों को निश्चित दायरे में बांधना, जेंडर स्टीरियोटाइप है। अब यहाँ पर मेल या बॉयज को क्या कहते हैं, वो एग्रेसिव ज्यादा होते हैं, लॉजिकल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एथलीट होते हैं और हाई अथॉरिटी होते हैं, रेशनल, साइंटिफिक, मैथ्स उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है, आत्मविश्वासी होते हैं, अस्त व्यस्त भी ज्यादा रहते हैं। यहाँ फीमेल के लिए क्या जोड़ दिया गया, वो आज्ञाकारी है, ज्यादा शांत रहती हैं, ध्यान रखती हैं, अतार्किक बात भी कर लेती हैं, बहुत ज्यादा जेंटल होती हैं, नर्चरिंग होती हैं और साफ स्वच्छ भी होती हैं, संतति पालन के योग्य होती हैं, गृह कार्य में बहुत दक्ष होती हैं, नहीं लड़के गृह कार्य नहीं करते। दीज आर सम जेंडर स्टीरियोटाइप्स अटैच्ड विद ईच जेंडर। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी और इक्विटी। अब इक्विटी क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, न्याय संगत होना। इक्विटी का मतलब है कि एक रास्ता है ये इक्वालिटी तक पहुंचने का, यानी कि इस अगर हम इक्वालिटी को एक इंटेंशन रखते हैं तो सबसे पहले हमें न्याय संगत बनाना पड़ेगा। अब ये न्याय संगत का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर जैसे लोमड़ी ने दावत की अपने लिए और सारस के लिए प्लेट रख दी, सारस नहीं खा सकता। दूसरी तरफ सारस ने भी यही काम किया कि अब तुम सुराही में खाओ, तो वो नहीं खा सकती। तो यहाँ पर एक समानता है, इक्वालिटी, बट दोनों के बॉडी डिफरेंस या प्रिविलेजेस या डिप्राइवेशन, इनके आधार पर कोई इक्विटी नहीं है, फेयरनेस नहीं है, भोजन में फेयरनेस नहीं है, परसने में, उनको सर्व करने में। सो दैट इज इक्विटी।
अगर आप बिना इक्विटी के इक्वालिटी की बात करने लगेंगे तो वो इक्वालिटी कभी आ ही नहीं सकती, जब तक कि आप उसको एक बेस, एक आधार पर, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएंगे जहां पर वो इक्वालिटी को समझ सके या इक्वालिटी को अवेल कर सके। सो इक्वालिटी मीन सबको एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया। अब इसे तो प्रिविलेज नहीं थी, ये डिप्राइव था, इस काबिल भी नहीं हो पाया, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, और फिर भी उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी दे दिया कि अब तुम यहाँ तक फल तक पहुंचो। और इक्विटी कहती है न्याय संगत, नहीं थोड़ा सा कमजोर है तो उसको थोड़ा प्लेटफॉर्म ऊंचा दे दो, तो दैट इज इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में एक तरीके से रास्ता है इक्वालिटी तक पहुंचने का। इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉफी अन्नान ने जैसे कहा है, जेंडर इक्वालिटी इज मोर देन अ गोल इन इटसेल्फ। एक गोल से, एक उद्देश्य से भी बढ़कर है। इट इज अ प्री कंडीशन फॉर मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, महिलाएं भी काम करेंगी। प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस भी चाहिए तो इक्वालिटी तो लानी पड़ेगी। अब देखिए, महिलाओं को इक्वालिटी कहाँ कहाँ चाहिए, इक्विटी भी चाहिए, इक्वालिटी भी, एम्पावरमेंट के लिए समानता कहाँ चाहिए, न्यूट्रिशन में दीजिए, उनकी पढ़ाई में दीजिए, स्वास्थ्य की दशाओं में दीजिए, उनकी अनहिंडर्ड ग्रोथ में दीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दीजिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए उनको इक्वालिटी प्रदान कीजिए, परिवार समाज में उचित स्थान मिले, इसमें उन्हें इक्वालिटी चाहिए। और इक्विटी कहाँ चाहिए, ये जरूरत है, उन्हें इक्विटी भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर वो समानता के अवसरों का लाभ उठाने के योग्य नहीं बनेंगी तो फिर उस इक्वालिटी को देने का कोई लाभ नहीं होगा। सो इक्विटी कायदे में हर वंचित वर्ग को, जैसे कि कोई भी आधार पर, कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी, डिसेबिलिटी या रीजन, जिस आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, और अगर ये डिस्क्रिमिनेशन फीमेल जेंडर, इन सारे डिप्राइव्ड वर्ग में फीमेल और भी डबल सफर करती है डिस्क्रिमिनेशन को, तो ऐसे में विमेन एम्पावरमेंट के लिए ये दोनों टर्म इक्विटी और इक्वालिटी बहुत जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एफर्ट्स ये मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप इनको जरूर देखें इस स्लाइड को ध्यान से, और इनको याद भी कर लें। एक स्टेटमेंट बहुत ही प्यारा सा है, देयर इज दिस इज नॉट अ मैन वर्सेस वुमेन इशू, इट इज अबाउट पीपल वर्सेस प्रिजुडिस। सो प्रिजुडिस खत्म हो जाए समाज से, समाज बहुत अच्छा हो जाएगा। स्त्री पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगेंगे। सेल्फ इवेल्युएशन के लिए आप कुछ ये क्वेश्चंस को जरूर देखें, और थोड़े से रेफरेंसेस के साथ में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगले पार्ट को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू।